आवाज आ रही है बेटा मेरी? कामरान और ये लोग जो है वो ये नहीं, वालेकुम अस्सलाम बेटा, उसमें शिफ्ट हो गए। कामरान और हुज़ैफ़ा, कामरान और हुज़ैफ़ा दोनों उसमें शिफ्ट हो गए। चलो बस मुझे 2 मिनट दे दीजिए, क्लास में स्टार्ट करता हूँ, ठीक है? थोड़ा सा लेट हो गया ट्रैफिक की वजह से, मैं गाड़ियाँ मूव नहीं हो रही थी रोड पर। डे 1 की वर्कशॉप ले ली आप लोगों ने? आपने क्यों भाई? रिकॉर्डेड आ तो गई थी, ले लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे वो। मैसेज अभी कर रहा हूँ, उनको सवाल आ कोई बताएगा बेटा हमने लास्ट क्लास में कहाँ तक किए थे वो? किस बैच में कर दिए थे? जनवरी में तो नहीं कर दिए थे कहीं? बेटा कोई नई बुक बनाई थी हम लोगों ने क्या? हाँ नई बुक बनी है ना। ओके, तो 193 तक हम लोग कर चुके हैं। अब देखें, अब सही है हेयरिंग? चले भाई, ये सवाल आपके सामने है, इसको सॉल्व कर लिएगा। अली बेटा इसका तरह वो कर दो।
निम्रा चेक कर लो बेटा, मुझे कुछ गलत लग रहा है आंसर। हाँ भाई, इसका मतलब क्या होता है? हाँ ये बताओ ना, ऐसे ऐसे क्या करते हो? हाँ बल्लू, एनयूटी कहाँ लिखा है एनयूटी ड्यू? मैंने कहा था कि अगर एयर्स के साथ फ्रॉम नाउ लिखा हुआ होगा तो एनयूटी ड्यू नहीं है, और ये तो एनयूटी का सवाल ही नहीं है, तो परपीचुटी का सवाल है, क्योंकि आपको स्टार्टिंग पॉइंट पता है और एंडिंग पॉइंट नहीं पता। आपको ये थोड़ी पता है कि स्कॉलरशिप खत्म कब करनी है, ये पता है कि स्कॉलरशिप 5 ईयर्स फ्रॉम नाउ स्टार्ट होनी है, ठीक है ना, और आपकी खत्म कब हो रही है ये आपको पता है। ये तो ये परपीचुटी का सवाल है, और परपीचुटी में भी ऑर्डिनरी परपीचुटी है या परपीचुटी ड्यू है, ये परपीचुटी ऑर्डिनरी का सवाल है। सर फ्रॉम नाउ लिखा हुआ है, टाइम के साथ फ्रॉम नाउ लिखा हुआ, अगर अकेला फ्रॉम नाउ लिखा हुआ होगा तो फिर वो एट द स्टार्ट अज्यूम की जाएगा, क्योंकि लिखा हुआ है 5 ईयर्स फ्रॉम नाउ। 5 ईयर्स फ्रॉम नाउ का मतलब क्या है कि अभी से 5 साल पर शुरू होगी, तो 5 साल का इट्स मीन्स के अभी से, फ्रॉम नाउ का मतलब क्या है, अभी से 5 ईयर्स में शुरू होगी, तो 5 ईयर्स का मतलब क्या होता है, एट द एंड ही होता है। तो इसीलिए अगर टाइम के साथ एट द एंड फ्रॉम नाउ लिखा हो तो उसको हम एट द एंड ही अज्यूम करते हैं। इसका मतलब ये प्यारे बच्चों कि एयर 0 पे कुछ नहीं है, 1 पे भी कुछ नहीं है, 2 पे भी कुछ नहीं है, 3 पे भी कुछ नहीं है, 4 पर भी कुछ नहीं है, एयर 5 पे आके आप पहली 7,500 की ऑफर करेंगे, ठीक है ना, स्कॉलरशिप। फिर कब करेंगे भाई, हर 6-6 महीने बाद करेंगे। फिर इसके मंथ 6 पे करेंगे 7,500 की। फिर कब करेंगे, फिर एयर 6 पे करेंगे 7,500 की। फिर कब करेंगे, फिर इसके मंथ 6 पे करेंगे, ठीक है, एंड सो ऑन एयर इनफाइनाइट तक आप 7,500 की करते रहेंगे, ठीक है। तो चूंकि यहाँ पर हमारे पास जो है ये ऑर्डिनरी परपीचुइटी है, तो अगर मैं ऑर्डिनरी परपीचुइटी की प्रेजेंट वैल्यू फॉर्मूला लगाता हूँ, जो कि हमारे पास क्या होती है, P इक्वल्स टू आर ओवर आई, ठीक है। तो 7,500 इज डिवाइडेड बाय कितने परसेंट बेटा, देखो 12% है ना, सेमी एनुअली करोगे तो कितना आ जाएगा, 6%। तो ये कितना बनता है, 1,25,000। लेकिन मसला ये है कि 1,25,000 रुपये मेरा फाइनल आंसर नहीं है, क्योंकि जो हम जो डिपॉजिट कराते हैं वो एयर 0 पे करवाते हैं, ठीक है ना। और ऑर्डिनरी परपीचुइटी हो या ऑर्डिनरी एन्यूटी हो, दोनों के प्रेजेंट वैल्यू का पॉइंट ऑफ टाइम कॉन्सेप्ट क्या है कि फर्स्ट पेमेंट से एक पॉइंट पीछे लेकर आता है। फर्स्ट पेमेंट हमने कब करी है, एयर 5 पे करी है, और एक पॉइंट पीछे, मतलब ये एयर 4.5 पर 1,25,000 रुपये है। 1,25,000 की जो वैल्यू है वो एयर 4.5 पर है। फिर हमने उसको 4.5 साल की डिस्काउंटिंग करनी है, तो बाय कंपाउंड इंटरेस्ट हम 4.5 साल की डिस्काउंटिंग कर देते हैं कि 4.5 पर से मल्टीप्लाई बाय 2, तो कितना आ रहा है 73987, ऐसा एम ऐसे ही आ गया वो टाइपिंग में कुछ, सही है भाई। डन क्लास।
हो गया बेटा? नहीं हो रहा? चलो कराते हैं। अली, अच्छा वैसे डे 1 के ऊपर जो लोग फिजिकली मौजूद थे आज उनमें से कोई भी नहीं है, टोटली न्यू बच्चे हैं आज। क्यों भाई, ऐसा क्यों है? डे 1 वाले स्टूडेंट्स जो है वो फिजिकल क्यों नहीं आए भाई? तो देखो हमसे सवाल में कह रहा है कि एयर 1 के ऊपर हमने एक एक्स पे करना है, एयर 2 पर भी हमने एक्स पे करना है, एयर 3 पर भी एक्स पे करना है, एयर 4 पर भी हमने एक्स पे करना है। इक्वल्स टू 19 माइनस प्लस, ये क्या है मतलब अरीजा? 19 माइनस प्लस, ओके 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 ओके। अच्छा तो 4 ईयर्स तक है, तो चूंकि ऑर्डिनरी एन्युटी है तो ऑर्डिनरी एन्युटी की प्रेजेंट वैल्यू फॉर्मूला होता है पी इक्वल्स टू आर 1 माइनस 1 प्लस आई की पावर माइनस एन डिवाइडेड बाय आई, ठीक है ना। अच्छा रीपेमेंट की जगह हम एक्सपोर्ट कर देते हैं 1 माइनस 1 प्लस 10% की पावर है -4 डिवाइडेड बाय 10%। तो इसका सिर्फ एन्युटी फैक्टर सॉल्व करें, एक्स मत डालिएगा, सिर्फ एन्युटी वाला फैक्टर सॉल्व करें, बताएं क्या आ रहा है। 3.17 x, ऑप्शन बी इज करेक्ट। सही है, आ रहा है? देख लो, कुछ भी नहीं था सवाल के अंदर, तो सिर्फ एक्स एज्यूम करना था और एन्युटी फैक्टर सॉल्व करना था। देखो बस, तो डिस्काउंटिंग ही तो करी है, डिस्काउंटिंग ही तो करी है हमने। एन्युटी से डिस्काउंटिंग का तो यही फॉर्मूला है ना, कह रहा है पेएबल एनुअली, हर साल देंगे हम, तो ऑर्डिनरी एन्युटी है प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला तो यही है। हाँ तो बस देखे ना, फिर तो बड़ा मसला है? हाँ उसको देख लो यार, उसमें तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट बाकी हैं इसका मतलब। तो खैर ये देख लीजिए।
ईयर्स 1 ईयर है ना। वन ईयर लिखा हुआ है ना, 1 लाख फॉर 1 ईयर। दिमाग नहीं सर, पेपर नवंबर में देना है जनवरी में देना है? हाँ भाई, ऑनलाइन स्टूडेंट्स में करवाऊँ सॉल्व? क्या है बेटा? बी ए। अच्छा चलो आओ देखते हैं। देखो लिखा हुआ है 1 लाख रुपए बोरो करें 1 साल के लिए, 12% कंपाउंडिंग मंथली है, इसका मतलब पेमेंट भी हर महीने हो रही है, ठीक है ना। सो अगर मैं ऑर्डिनरी एन्युटी की प्रेजेंट वैल्यू फॉर्मूला अप्लाई करता हूँ, P इज इक्वल्स टू आर 1 माइनस 1 प्लस आई की पावर माइनस n डिवाइडेड बाय आई। तो प्रेजेंट वैल्यू कितनी है? 1 लाख रुपए की। रीपेमेंट मुझे मालूम करनी है, 1 माइनस 12% कंपाउंडिंग मंथली का रेट है, तो पर 12% अपॉन 12 करने के 1% आ जाएगा, ठीक है ना। पावर आ जाएगी -12 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइडेड बाय 1%। तो उसको सॉल्व फॉर आर करें, बताएं रीपेमेंट कितनी आ रही है? 7,000। पक्की बात है? ये 8,000 आ रही है। कितना बनता है बेटा यहाँ से? आठ हज़ार 884 ना, 8,884.46 87, ठीक है। चलो ओके, तो इसका मतलब हमारे पास एक वर्किंग तो ये हो गई। सेकंड पे उसने कहा था कि प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी है इन फर्स्ट रीपेमेंट। आपको अमोर्टाइजेशन शेड्यूल याद होगा
अमोर्टाइजेशन शेड्यूल जब हम बनाते थे तो पहला एक कॉलम बनाते थे बैलेंस अमाउंट का, फिर एक कॉलम बनाते थे इंटरेस्ट एक्रूड का, कि जो परसेंटेज होती थी रेट ऑफ इंटरेस्ट वो बैलेंस अमाउंट के ऊपर अप्लाई करते थे। फिर रीपेमेंट आती थी, फिर रीपेमेंट के कॉलम में से वो इंटरेस्ट एक्रूड माइनस करते थे तो हमारे पास प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ फर्स्ट रीपेमेंट आती थी, ठीक है ना। तो मुझे बताओ कि अगर एयर 0 के ऊपर 1 लाख रुपए लोन लिया था तो पहले महीने जो इंटरेस्ट एक्रूड होगा वो कितना होगा, फर्स्ट मंथ का इंटरेस्ट एक्रूड कितना होगा, आप बोलोगे सर 1 लाख रुपए लिया था पहले महीने तो 1% ही लगेगा ना, तो 1,000 रुपये इंटरेस्ट एक्रूड है, ठीक है ना, पहले महीने का, सही है। अच्छा मुझे बताओ आपने रीपेमेंट कितनी करी है, आपने पहले महीने रीपेमेंट कितनी करी है, 888 4.86, तो इसको ज़रा माइनस कराओ 1,000 से, तो प्रिंसिपल वैल्यू एंड रीपेमेंट कितनी हो गई, 7,884.86, ऐसा ही है। अच्छा फिर वो कह रहा है मुझे बताओ कि टोटल इंटरेस्ट कितना पे किया है ना, इंटरेस्ट पेड कितना है वो भी निकालना है, कोई मसले वाली बात नहीं हो, तो सबसे आसान है। मुझे बताओ मैंने टोटल 8,884.86 की कितनी पेमेंट्स करी हैं क्यों सर 1 लाख रुपए लिए थे, क्या ऊपर दे रहा हूँ, हाँ दे रहा हूँ, बताओ कितना, 1 लाख रुपए लिए थे ना, ऊपर कितना दे रहा हूँ, $618.32। तो इसका मतलब ये कहाँ लिखा हुआ है, पहले अमाउंट पे लिखा हुआ 8,884, पे लिखा हुआ 7,784 और पे लिखा हुआ 6,618, ये ऑप्शन डी में लिखा हुआ है। देखो ना उसने, देखो पहले पूछा क्या है, ईच इंस्टॉलमेंट पहले पूछी तो ईच इंस्टॉलमेंट पहले होनी चाहिए, फिर प्रिंसिपल वैल्यू रीपेमेंट पे चाहिए, फिर प्रिंसिपल वैल्यू रीपेमेंट होनी चाहिए, और फिर बुक टोटल इंटरेस्ट पेड लिखो तो फिर टोटल इंटरेस्ट होना चाहिए, तो ये सिक्वेंशियल होना चाहिए, ठीक है। और स्टूडेंट्स क्लियर है बेटा सबको, हाँ भाई निम्रा, वो निम्रा नहीं, निम्रा तो ये ऑनलाइन में, क्या नाम है तुम्हारा, ममूना खानज़ादा, फिर बशीर, अच्छा निम्रा भी बशीर है, रशीद, अच्छा चले आगे बढ़े क्लास। अरीजा सॉल्व हो रहे हैं बच्चे, चलो वेरी गुड।
जी भाई, इस सवाल को सॉल्व करने के दो तरीके हैं। या तो आप इस सवाल को जो है वो अमोर्टाइजेशन शेड्यूल बना के देखा उसमें, तुमने नहीं आया तुम्हारे पास अब तक? ओके, या तो अमोर्टाइजेशन शेड्यूल आप बना के चेक कर लें, ठीक है ना। अगर अमोर्टाइजेशन शेड्यूल नहीं बना सकते तो फिर उसका दूसरा काम भी ये है, वो आओ ये देखते हैं क्या है। तो इसको मैंने ट्रिक का नाम दिया है, ठीक है ना। दोनों तरीकों से होता है, शेड्यूल बना के भी हो सकता है और ट्रिक से भी हो सकता है। ट्रिक से क्या है, लिखा हुआ अ डेट ऑफ ₹12,000 is to be amortized by equal payments at the end of every 6 months for 3 years. ओके, सबसे पहले तो रीपेमेंट का अमाउंट निकालो, P is equals to R 1 माइनस 1 प्लस आई की पावर माइनस n डिवाइडेड बाई आई। अच्छा जी, तो प्रिंसिपल वैल्यू मेरे पास कितनी है, 12,000 रुपये की है। रीपेमेंट मैंने फाइंड करनी है, 1 माइनस 1 प्लस 6% सेमी वाली, तो इसका मतलब 3% हो जाएगा। माइनस कितने सालों के लिए बेटा, ये 3 सालों के लिए ना, 3 मल्टीप्लाई बाई 2 डिवाइडेड बाय 3%। बताइएगा रीपेमेंट कितनी बनती है यहाँ से, 2215.17। ओके, ये तो रीपेमेंट आ गई, ठीक है ना। अब ट्रिक में क्या करना है, अब यहाँ से ट्रिक शुरू करते हैं अपनी। ट्रिक में सबसे पहले क्या करना है कि हमें जो बैलेंस अमाउंट निकालना है ना, वो फोर्थ पेमेंट के बाद निकालना है कि फोर्थ पेमेंट के बाद आउटस्टैंडिंग मतलब कितना लोन बाकी रह गया। तो सबसे पहले आपका जो लोन का अमाउंट था, इसको फोर्थ पेमेंट का मतलब क्या, एयर 2 ना। फोर्थ पेमेंट का मतलब क्या है, एयर, क्योंकि सेमी एनुअली पेमेंट हो रही है ना, तो फोर्थ पेमेंट कब खत्म होगी, एयर 2 पे खत्म होगी। तो ट्रिक में सबसे पहले क्या है कि आपका जो डेट का 12,000 रुपये है उसको एयर 2 पर ले आओ। मैंने कहा ओके, तो 12,000 रुपये चूंकि डेट का वन टाइम अमाउंट है, तो इसको अगर मैं एयर 4 पर ले आता हूँ, 2 पर ले आता हूँ, तो 2 मल्टीप्लाई बाई 2 कर दूंगा ताकि सेमी एनुअली हो जाएगा, ठीक है। और इसमें से माइनस करो अपने एन्यूटी की कंपाउंडिंग, तो एन्यूटी की रीपेमेंट निकाली है, इसकी कंपाउंडिंग माइनस कर दो। या मैं इसको थोड़ा सा नीचे लिख लेता हूँ क्योंकि जगह यहाँ पर कम पड़ रही है। तो एन्यूटी की कंपाउंडिंग माइनस कर दो, मतलब 1 प्लस 3% की पावर 4 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 3%। मतलब आप अपने डेट को भी एयर 3 पर ले आओ, एयर 2 पर ले आओ, और अपने एन्यूटी को भी एयर 2 पर ले आओ, ठीक है। और दोनों को वहां ले आके माइनस कर दो, कितना बनता है। वरना दूसरा तरीका ये है कि आप फिर इसका अमोर्टाइजेशन शेड्यूल बना लें, जैसे ही फोर्थ पेमेंट माइनस करेंगे तो आपको पता चल जाएगा आपका बैलेंस कितना है। $4238.66 मतलब ऑप्शन बी है। ठीक है भाई, शेड्यूल बनवा के तो नहीं करवाऊँ ना बेटा।
डन, कॉपी हो गया। अलीजा वो राउंड ऑफ वगैरह किया होगा ना, तो आपने डेसिमल्स वगैरह को, तो उस वजह से फ़र्क पड़ रहा होगा। कोशिश करो पॉइंट के बाद 2 नंबर्स ले लो, सही है ना, 2-3 नंबर्स। चलो भाई आओ नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। अब देखो मैं जो आपको सवाल कराऊंगा एनपीवी वाले, वो 100% एग्जाम्स के अंदर आएंगे आपके पास, ठीक है ना। तो कोशिश करिएगा कि इन सवालात के ऊपर फोकस लाजमी हो, ठीक है। एनपीवी और आईआईआर के ऊपर अब सवाल सॉल्व करते हैं, प्लीज़ बहुत फोकस के साथ प्यारे बच्चों। अच्छा, अपनी वर्कशॉप आज जो है ना हम 5 बजे ख़त्म कर देंगे, 6 बजे तक कंटिन्यू नहीं करेंगे, क्योंकि एक डॉक्यूमेंट का एरर आ गया है, वो मुझे सॉल्व करना है, ठीक है ना। और फिर अगेन मेरी 5:30 बजे दोबारा क्लास भी है, तो इसीलिए अपनी ओरिएंटेशन आज 5 बजे तक है। फिर नेक्स्ट ओरिएंटेशन का दिन कब है? मंडे है। हाँ कल संडे है ना, संडे को नहीं है, फिर मंडे को है 3 से 6, ठीक है। चले प्लीज़ देखें, लिखा हुआ अ कंपनी इन्वेस्टेड 3 मिलियन। 3 मिलियन का मतलब क्या है कि एयर जीरो पर 3 मिलियन का आउटफ्लो है, आउटफ्लो को हमने नेगेटिव में शो करना है, ठीक है। अच्छा, फिर लिखा इंटरेस्ट रेट एट 10%, 12%, 14% पर ईयर फॉर द फर्स्ट 2 and 3 years रिस्पेक्टिवली। ये इंटरेस्ट रेट का मतलब क्या है कि एयर 1 तक मुझे 10% इंटरेस्ट मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा, पैसे नहीं मिलेंगे, इंटरेस्ट आपके अकाउंट में ही जमा होते रहते हैं, ठीक है, याद है ना। अच्छा, एयर 2 पे 12% का इंटरेस्ट मिलेगा और एयर 3 पे आपको 14% का इंटरेस्ट मिलेगा, ठीक है, रिस्पेक्टिवली। तो पैसा कब मिलेगा सर? सर पैसा आपको एयर 3 पे मिलेगा। अच्छा जी, फिर कह रहा है कि इफ़ द प्रोजेक्ट वो द कॉस्ट ऑफ कैपिटल 10% है, कोई मसला नहीं। सबसे पहले मुझे देखना है कि मेरा जो इनफ्लो आ रहा है वो कब आ रहा है? इनफ्लो आ रहा है मेरा एयर 3 पर, एक ही इनफ्लो है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट विद मल्टीपल कंपाउंडिंग करके हम एयर 3 का अमाउंट निकाल लेते हैं। सर वो किस तरीके से आएगा? आप बोलोगे 3 मिलियन प्लस 1 प्लस 10% की पावर 1, फिर 1 प्लस 12% की पावर 1, फिर 1 प्लस 14% की पावर 1। तो इस तरीके से क्या होगा कि आपका एक इनफ्लो आ जाएगा जो कि होगा एयर 3 पर। ज़रा मुझे बताइएगा ये क्या बनता है वो इनफ्लो? हाँ भाई कोई बताएगा? 4.21344। इतना इनफ्लो मिल रहा है मुझे एयर 3 के ऊपर। तो अब मेरे पास एक इनफ्लो है, एक आउटफ्लो है। एनपीवी का फॉर्मूला क्या होता है? एनपीवी का फॉर्मूला होता है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। एक इनफ्लो मिला है 4.21344 का, ये किस पे? एयर 3 पर है। इसको कितने साल पीछे लेके आना पड़ेगा? 3 साल पीछे लेके आना पड़ेगा। कॉस्ट ऑफ कैपिटल मेरे पास है 10% का डिस्काउंट है, ठीक है ना। तो 1 प्लस 10% की पावर 3, ये आ गया प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो माइनस। अब प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो माइनस करना है, तो आउटफ्लो तो एयर 0 पे था, तो डायरेक्ट ही मैंने 3 मिलियन माइनस कर देने हैं, ठीक है ना। तो ज़रा इसको माइनस करने के बाद ज़रा मुझे बताइए कि आपके पास इनफ्लो कितना आ रहा है, वो एनपीवी कितनी आ रही है? 0.1656 मिलियन, और ये लिखा हुआ है ऑप्शन बी में। ये सवाल इंपॉर्टेंट है, पेपर में लाजमी आएगा, अपने पास सॉल्व कर लें।
हाँ भाई, डन। अच्छा, आपको याद है IRR सॉल्व करने की मैंने एक ट्रिक बताई थी क्या? IRR सॉल्व करने की एक ट्रिक बताई थी मैंने, याद है किसी को? हाँ भाई, यमुना। नहीं लिए, फिर आधे पेपर्स के बाद लेंगे। अच्छा, हाँ भाई, क्या ट्रिक है? याद नहीं है तो बता दो जल्दी से, ताकि टाइम वेस्ट ना हो। मैं बता देता हूँ। मैंने बताया था कि एट, नज़र आ रहा है ना ये वाला कलर, एट IRR NPV किसके बराबर होती है? 0 के। और जब NPV 0 के बराबर होगी तो आप ये बोलेंगे कि प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज बराबर हो जाएंगे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लोज के। तो इस ट्रिक से आप जो है अपने पास इजीली जो इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न निकाल लोगे। वो कह रहा है कि एयर 0 पर आपके पास 709 का जो है वो एक आउटफ्लो है। ओ सॉरी, वो ये कह रहा है आपसे कि एयर 0 पर 300 रुपये का आउटफ्लो है, 3000 रुपये का। और विल सिक्योर रिसिप्ट, रिसिप्ट का मतलब मेरे पास पैसा आएगा एवरी ईयर फॉर 6 ईयर्स। मतलब एयर 1 पर भी 709 आएंगे, एयर 2 पर भी 709 आएंगे, एयर 3 पर भी 709 आएंगे, और चलते चलते एयर 6 तक मेरे पास 709 रुपीज़ आएंगे ऑर्डिनरी एन्युटी की फॉर्म में। हमने कहा कोई मसले वाली बात नहीं। जब इस तरीके से है तो हम क्या करते हैं, हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। जब इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न निकालना है कि प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। मुझे बताओ कि अगर 709 एन्युटी की फॉर्म में इसको एयर 0 पे लाने के लिए हम क्या करेंगे? 1 प्लस, आप उसको बोलेंगे 1 माइनस 1 प्लस 1 प्लस x% की पावर -6 डिवाइडेड बाय x%। तो ये आपके इनफ्लो एयर 0 पर आ जाएंगे। हाँ सर, बिल्कुल आ जाएंगे। अच्छा, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो, तो आउटफ्लो तो पहले से ही एयर 0 पर था 3000 रुपये का। इसको सॉल्व कर लें, सॉल्व फॉर x करें, बताएं x क्या आ रहा है? सॉल्व फॉर x कर लें, 11% आ रहा है। दैट मीन्स ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्या? हम्म, 10 पॉइंट, हाँ तो वो 11% ही जगह है, उसको राउंड ऑफ करेंगे तो हम लोग। ठीक है भाई। अच्छा जी, अब देखो ये वाला सवाल देखो, तो इस सवाल के अंदर इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न निकालना है अगेन। लेकिन हमारे पास चूँकि
A% भी गिवन है, NPV A भी गिवन है, B% भी गिवन है और NPV B भी गिवन है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम यहाँ पर ट्रिक नहीं यूज़ कर सकते, फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। तो इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न का फॉर्मूला होता है A% प्लस NPV A डिवाइडेड बाय NPV A माइनस NPV B मल्टीप्लाई बाय B माइनस A%। तो A% हमारे पास क्या है, 10% है। अच्छा, NPV A क्या है मेरे पास, 4000। NPV A मेरे पास है 4000 माइनस है, और माइनस NPV B ऑलरेडी माइनस में, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2000 मल्टीप्लाई बाय B माइनस A%। तो 15 माइनस का 10%। ज़रा बताइएगा कि IRR क्या आ रहा है यहाँ से। मल्टीप्लाई बाय 100 भी करो। ठीक है भाई, ये सिंपल हमने फिर फॉर्मूले सॉल्व किया, इसको कॉपी कर लें जल्दी से। डन बेटा, चल आगे बढ़े। अच्छा, 201 को हटा दीजिएगा। 201 जो है लेंदी सवाल है, पेपर में नहीं आएगा आप लोगों के पास, ठीक है ना। परेशान मत होना इसको देखकर, और 201 हटा दीजिएगा। चले भाई ये सवाल सॉल्व करें। ये चलो मैं करवाता हूँ। ये कहा कंपनी इंटेंड्स टू इन्वेस्ट 4 मिलियन, मतलब ईयर 0 पर आपका 4 मिलियन का आउटफ्लो है। आउटफ्लो शो कर देता हूँ मैं। कह रहा है द प्रोजेक्ट विल यील्ड, यील्ड का मतलब क्या, पैसे मिल जाएंगे आपको। यील्ड का मतलब क्या है, पैसे
रिसीव आउटपुट, यील्ड का जो एक्चुअल मीनिंग है वो है आउटपुट। तो प्रोजेक्ट का आउटपुट का मतलब क्या है, आपका क्या है वो इनपुट है। तो आपको इनफ्लो पैसे मिलेंगे, कह रहा है ईयर 1 पर आपको 12% पैसे मिलेंगे। तो 40 लाख का 12% निकालना कितना बनता है, 4,80,000। तो 12% के हिसाब से हमें 4,80,000 रुपये ईयर 1 पर मिल जाएंगे, ठीक है ना। अच्छा फिर कह रहा है 14% मिलेंगे ईयर 2 पर। तो 14% निकालना कितना मिलता है, 5,60,000। ये इनफ्लो है इसीलिए पॉजिटिव लिख रहा हूँ। फिर कह रहा है 16% ईयर 3 पे 16% मिलेंगे। तो 16% निकालना कितना मिलता है, 6,40,000। अच्छा फिर उसने बोला है कि द कंपनी वुड ऑल्सो रिकवर ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट आफ्टर 3 ईयर्स। मतलब जो 40 लाख रुपए लगाए थे वो भी ईयर 3 पे आपको क्या हो जाएंगे, रिसीव हो जाएंगे। तो इसका मतलब ईयर 3 पे आपको 40 लाख रुपए और भी मिलेंगे। टोटल ईयर 3 के ऊपर आपको कितना पैसा मिला, 46,40,000। ठीक है। तो अगर मैं आपसे पूछता हूँ आपके आउटफ्लो कितना है, सर एक ही आउटफ्लो है एयर 0 के ऊपर 40 लाख रुपए का। आपके इनफ्लो कितने, 3 इनफ्लो है। एयर 1 के ऊपर 4,80,000 मिले, एयर 2 पे 5,60,000 मिले और एयर 3 पे 46,40,000 रुपए आपको मिले। आपने निकालना क्या है, एनपीवी निकालनी है। तो मेरे प्यारे बच्चों एनपीवी का फॉर्मूला क्या होता है, एनपीवी का फॉर्मूला होता है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। पहला इनफ्लो आपका कब है, ईयर 1 पे 4,80,000 रुपए का। उसको कितने साल की डिस्काउंटिंग करूं कि वो ईयर 0 पे चले जाए, 1 साल की। तो 4,80,000 रुपए को डिवाइड करा दो, क्योंकि कॉस्ट ऑफ कैपिटल 10% का है, पावर 1 से। प्लस फिर 5,60,000 रुपये, इसको भी डिस्काउंट कराओ, 1 + 10% की पावर 2 से। फिर 46,40,000 रुपये, इसको भी आप डिस्काउंट कराइए 1 + 10% की पावर 3 से। माइनस कर देंगे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो 40 लाख रुपए। कितना बनता है बेटा, $385,274। हाँ बेटा, हाँ 10%। हाँ तो वो अमाउंट का 10% है, लेकिन डिस्काउंट रेट तो 10% दिया हुआ है ना उसने। डिस्काउंटिंग का रेट उसने 10% दिया हुआ है।
ये सवाल इंपॉर्टेंट है, पेपर में आएगा भाई। डन। ये लो भाई, चलो ये बताओ। हुआ भाई?
ओके निम्रा, चेक करते हैं बेटा, करवाऊँ मैं? ओके, लेट से एयर ज़ीरो में वो जमा करा रहा है 3000 रुपये, और चूँकि हर महीने करवाएगा तो ये लास्ट अपनी डिपॉजिट करवाएगा मंथ 11 तक, ठीक है। तो ये इसके 12 महीने काउंट हो जाएंगे, ठीक है ना। अच्छा, फिर एयर वन आ जाएगा, फिर एयर वन से ये शुरू कर रहा है 5000 रुपये जमा करवाना, फिर ये भी चूँकि पर मंथ करवाएगा तो ये भी मंथ 11 तक ही आपके पास जो है वो 5000 रुपये जमा करवाएगा, ठीक है ना। 12 पेमेंट्स हो जाएंगी। फिर ये एयर टू आ जाएगा, फिर एयर टू से ये 8000 रुपये जमा कराना शुरू कर रहा है, कब तक करवाएगा? फिर वही मंथ 11 तक करवाएगा 8000 रुपये। फिर एयर थ्री आ जाएगा, एयर थ्री में उसने शुरू किया 10,000 रुपये जमा कराना, फिर वही मंथ 11 तक 10,000 रुपये जमा कराएगा। तो पूछ रहा है कि एयर फोर पर आके हमारे अकाउंट में कितना पैसा होगा। देखा, ओके, यहाँ से लेकर यहाँ तक भी एनयूटी ड्यू है, यहाँ से लेकर यहाँ तक भी एनयूटी ड्यू है, यहाँ से लेकर यहाँ तक भी एनयूटी ड्यू है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक भी एनयूटी ड्यू है अपने पास, ठीक है। अच्छा जी, तो सीन कुछ ऐसा है कि 6% कंपाउंडिंग मंथली का रेट चल रहा है। 6% कंपाउंडिंग मंथली को अगर हम करते हैं तो 6% डिवाइड बाय 12 करना कितना आता है? 0.5%, ऐसा ना। तो बस 0.5% हम यूज़ कर देंगे। प्लीज़ ज़रा बात को सुनिएगा, जो एनयूटी एयर ज़ीरो से मंथ 11 तक चल रही है 3000 वाली, वो एनयूटी ड्यू है। सो 1 + 0.5% की पावर हो जाएगी 12 - 1 डिवाइडेड बाय 0.5%, और 1 + 0.5%। क्या इतना करने से ये पेमेंट्स एयर फोर पे चली जाएगी? इतना फॉर्मूला अप्लाई करने से ये 3000 वाली एनयूटी एयर फोर पे आ जाएगी? कहाँ आएगी? ये आएगी लास्ट पेमेंट के एक पॉइंट के बाद, दैट इज एयर वन। अब एयर वन पे आने के बाद ये एनयूटी नहीं रहेगी, एक वन टाइम अमाउंट बन जाएगा। तो एयर वन से लेकर एयर फोर तक 3 साल के लिए इसकी हमने फर्दर कंपाउंडिंग करानी पड़ेगी। अच्छा, फर्दर कंपाउंडिंग का जो फैक्टर होगा वो यही होगा, 1 + 0.5% की पावर 3 साल तक करानी है, और कंपाउंडिंग मंथली करानी है, ऐसा ना। तो आपको नहीं लगता ये दोनों फैक्टर सेम है? 1 + 0.5% पहले भी है, 1 + 0.5% बाद में भी। बाद वाले की पावर कितनी है? 3 × 12 36, और पहले वाले की पावर कितनी है? 1। तो मल्टीप्लिकेशन के अंदर पावर ऐड हो जाती है, तो 36 और ये ऐड करके 37 इधर ही कर देता हूँ, और वो वाला फैक्टर मैं हटा देता हूँ। आ रही है बात में? एक इसकी पावर और 3 × 12 उसकी 36 उसकी, तो ये दोनों ऐड हो जाएंगी तो पावर 37 हो जाएगा। तो इस तरीके से ये वाली एन्युटी कहाँ चली गई? एयर फोर पे चली गई। इसी के साथ साथ अगर हम 5000 वाली एन्युटी देखते हैं तो उस पर भी एन्युटी ड्यू अप्लाई हो रही है, 0.5% की पावर 12 - 1 डिवाइडेड बाय 0.5%, और 1 + 0.5%। इतना करने से ये पेमेंट कहाँ आएगी बेटा? एयर टू पे। तो एयर टू पे आने के बाद 2 साल की हमें फर्दर कंपाउंडिंग करनी पड़ेगी। तो जो एक्स्ट्रा कंपाउंडिंग फैक्टर आएगा उसकी पावर क्या होगी? 2 × 12। 2 × 12 का मतलब क्या होती है? पावर 24, और एक इसकी, तो उसकी मतलब टोटल पावर कितनी जाएगी इसकी? 25 हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, तो यही कहानी ख़त्म नहीं होती, अभी 8000 वाली एन्युटी बाकी है। तो 8000 वाली एन्युटी के ऊपर अगर हम कंपाउंडिंग फैक्टर लगाते हैं एन्युटी वाला सबसे पहले, तो ये आ जाएगा कहाँ पर आपके पास? एयर थ्री पर। और एयर थ्री से फिर एयर फोर पर जाने के लिए 1 साल के लिए उसकी पावर 12 हो जाएगी, और एक ये हो जाएगा तो 13 हो जाएगी पावर उसकी कंपाउंडिंग फैक्टर की, ठीक है। और लास्ट जो 10,000 वाली एन्युटी है,
तो ये तो डायरेक्ट ही आपके पास कहाँ ले आएगी, इसको एयर 4 पर ले आएगी। तो इन चारों NUTs को आपस में सम अप कर लो ज़रा और मुझे फिर बताओ कि इसका आंसर क्या बनता है। हमेशा एक साथ तो नहीं आएंगे, अलग अलग करके ऐड करनी पड़ेंगी आप लोगों ने। है बेटा 3436 ऑप्शन ए आ रहा है। अब मैं देख लेता हूँ FM के बाकी बचे तो नहीं है। ये मैंने न्यू अराइवल के कुछ क्वेश्चन डाले थे। ये वाले हैं शायद वो। चलो बेटा बाकी वाले सवालात जो हैं आप लोगों ने वो खुद से सॉल्व करने हैं, ठीक है। फाइनेंशियल मैथमेटिक्स के बहुत सारे क्वेश्चन इसके अंदर मौजूद है, ठीक है। FM इन 2 दिनों में हमारा कंप्लीट हो गया। अब मुझे बताओ कल मैं क्या रिवाइज कराऊँ आप लोगों को। मैं सोच रहा हूँ कल हम जो है ना वो हाइपोथेसिस टेस्टिंग उठा लेते हैं, क्योंकि हाइपोथेसिस टेस्टिंग हमने क्लास में करा भी नहीं है और मैं PDF शेयर कर देता हूँ। हाइपोथेसिस टेस्टिंग हमने क्लास में करा हुआ भी नहीं है और इस बहाने हो भी जाएगा 14। तो उसका FM वगैरह से किसी से लिंक है नहीं, वैसे भी रह गया था। मैंने कहा था हम डायरेक्ट ही वर्कशॉप के अंदर डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट क्लास के अंदर मैं ये सोच रहा हूँ कि चैप्टर नंबर 14 के मैं PDF शेयर कर देता हूँ। अच्छा मैं ये असाइनमेंट की PDF भी ग्रुप के ऊपर डाल रहा हूँ ताकि अब आप लोग अपनी सेल्फ प्रैक्टिस जो है ना वो असाइनमेंट से कर सकें, ठीक है। तो कल इंशाल्लाह ताला चैप्टर नंबर 14 स्टार्ट करेंगे। बराए मेहरबानी भाई क्लास में बच्चा हो। आज सिर्फ 2 स्टूडेंट्स हैं मेरे पास क्लास के अंदर, ठीक है। और बाकी सारे बच्चे जो कल वाले बच्चे थे आज टोटल वो ऑनलाइन रिकॉर्डेड के ऊपर है। अगर इस तरीके से हुआ ना तो फिर यार पता है क्या होगा, मेरा फिज़िकल पढ़ाने का या ऑनलाइन लाइव पढ़ाने का जो है वो दिल ही नहीं करेगा, क्योंकि जब खाली दीवारों को पढ़ाना है तो फ़ायदा। तो ठीक हो गया बिल्कुल अरीज़ा। तो कोशिश करें यार फिज़िकली क्लासेस दें, आखिरी 3-4 क्लासेस बाकी हैं, ठीक है, ताकि ये काम भी अपना ख़त्म हो जाए, ठीक है ना। तो इंशाल्लाह मंडे वाले दिन तो 3 से 6 क्लास रखूँगा। तो उसके अंदर हमने क्या सॉल्व करना है, हाइपोथेसिस टेस्टिंग स्टार्ट करेंगे और उसी क्लास में कोशिश करेंगे कि इंपॉर्टेंट MCQs करने के बाद ठग उसको वाइंड अप कर दें, ठीक है। चलो इंशाल्लाह मंडे को मुलाकात करते हैं। अल्लाह हाफिज़।